बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। अमूमी तौर पर सियासी तर्ज पर बनने वाले मुकदमात में जब हुकूमतें, पुलिस या वजारतें जमानत मुस्तरद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त डालती हैं, तो सभी को पता होता है कि ये एक जाब्ते की कार्रवाई है। मैं क्यों कह रहा हूं ये जाब्ते की कार्रवाई? क्योंकि कानून में है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है। तो जब निचली अदालत से जमानत लोगों को मिल जाती है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने उस फैसले को चैलेंज करना होता है। अगर आप उस फैसले को चैलेंज ना करें, तो कल को जो ट्रायल हो रहा होता है उस पर उसके मनफी असरात हो सकते हैं, क्योंकि अदालत कह सकती है आपने तो जमानत को भी चैलेंज नहीं किया था। इसलिए जाब्ते के तौर पर हुकूमतें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जमानत को चैलेंज कर देती हैं। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमूमी तौर पर उन्हें या तो दाखिल दफ्तर रखती है या सुन के आगे पीछे कर देती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एक किस्म की, मैं यही कहूंगा, अदालती तौर पर तो नहीं लेकिन सियासी तौर पर एक तारीख रकम की है। आज जब 9 मई के मुकदमात में जो लोगों की जमानतें हुई हैं उसको मुस्तरद करवाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी गई, तो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उसने सभी को हैरान कर दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में सबसे पहले तो गुफ्तो शनीद शुरू की जो पंजाब गवर्नमेंट है, और उन्हें कहा कि आप जमानत मुस्तरद ना करवाएं, मतलब वहां सौदेबाजी हो रही है। जमानत मुस्तरद ना करवाएं, आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट कर लें और ट्रायल कंप्लीट करके इनको सजाएं दिलवा लें। जमानत आपने क्यों मुस्तरद करनी है, ये जरा गौर कीजिए। वो किस मुकदमे में कह रहे हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल कर लें, जिस मुकदमे को दर्ज हुए 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 1 महीना कम, और जिस मुकदमे में चालान 15 दिन में जो पेश होना था वो 1.5 साल तक पेश नहीं हुआ, जिस मुकदमे में चालान के बाद आपने नकलें देनी होती, मीन कॉपीज फराहम करनी होती हैं लोगों को उस सारे चालान की, और उसके बाद आपने फर्द जुर्म आयद करनी होती है। सब मैक्सिमम 1 महीने का काम होता है। 2 साल तक जो 1 महीने वाला काम ना हो सका, और अभी मेरा ख्याल फर्द जुर्म 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले आयद की गई हैं और अभी उसके ऊपर पूरा ट्रायल चलना है, तो 2 साल के अंदर जब 1 महीने का काम भी नहीं हो सका, तो अब अफरीदी साहब को लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बहरहाल ट्रायल मुकम्मल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास कर दी हैं और कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर अब इनका ट्रायल मुकम्मल करके सजा देनी है या छोड़ना है, ये काम मुकम्मल करें। अब देखने को तो बड़ा पॉजिटिव फैसला लग रहा है। देखने को तो ये लग रहा है कि जमानत मनसूख करने के लिए आए थे, जमानत मनसूख नहीं करके दी, ट्रायल को 3 महीने में मुकम्मल करने का फैसला कर दिया। अब सभी को पता है कि इस वक्त का सियासी माहौल क्या है। अदालतों के अंदर जजेस को, वकला को, साइलिन को, सभी को पता होता है कि जब सियासी मुकदमे बनते हैं तो उनको लंबा खींचना होता है। आप जितना लंबा खींचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। वजह उसकी ये होती है कि जब तक सियासी माहौल बदलता नहीं, सियासत क्या, सीधी सीधी बात, जब तक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो उन्होंने गैज़ो गजब नाजिल किया हुआ है उसको वापस नहीं लेते, इन लोगों को अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए जितने भी साइलिन होते हैं और उनके वकला होते हैं, उनकी भरपूर कोशिश होती है कि मुकदमे को लंबा खींचा जाए। लंबा खींचेंगे, माहौल बदलेगा, आर्मी चीफ की इंटरेस्ट बदलेंगे या कोई और इंटरेस्ट जन्म लेंगे, कोई एक्सटेंशन के मामले आएंगे, कोई और बातचीत होगी, और उस नए माहौल में बदलती जरूरतों के साथ आर्मी चीफ अपना दबाव भी बदलेंगे और उस सूरत हाल में फिर अदालतों से रिलीफ मिल सकता है। फौरी फौरी फैसला करवाएंगे तो आपको सजाई मिलेगी इस मौजूदा हालात में। और ये बात जस्टिस याया अफरीदी साहब से बेहतर कौन जानता है। लेकिन बजाय उन्होंने मजलूमों को, जिनमें से बहुत सारे तो जेलों में कैद हैं, मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब इन्हीं मुकदमात के अंदर पूरे डटकर इमरान खान के साथ खड़े हैं और 2 साल से कैद काट रहे हैं। यास्मीन राशिद साहबा, उमर चीमा साहब, उसके साथ साथ मियां महमूद और रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और भी बहुत सारे वर्कर्स जो आज भी 26 नवंबर की वजह से भी जेल में है, लेकिन 9 मई की बात हो रही है। खवातीन ने बहुत सारी उन्हें जेल काटी। तो ये तमाम लोग जो मासूम जेलें काट रहे थे या काट रहे हैं, बजाय उनको रिलीफ देने की, याद कीजिए पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। उन्होंने कहा था कि हमें पूरे सबूत मिल गए। अब ना वो एविडेंस आती है, ना वो सबूत आते हैं, ना आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, ना नीचे कोर्ट्स के अंदर पेश किए जाते हैं, ना जमानत के वक्त पेश किए जाते हैं। बल्कि अदालत ने आज जब कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल पूरा करें, तो जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, जो हर मुकदमे में प्रोसिक्यूटर होते हैं, और वो मुझे तो लगता है कि थोक पर, होलसेल रेट पर जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आईएसआई और जनरल साहबान ने उन्हें प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर रखा है।
बहरहाल रिजवान अब्बासी साहब ने भी कहा कि ये मुकदमे का ट्रायल जो है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। वो कहने का लफ्ज शायद आगे पीछे हो, लेकिन कहने का मतलब उनका भी यही था अदालत के अंदर। बहरहाल अदालत ने जमानत तो शुक्र खुदा का है कि मुस्तरद शायद नहीं की और शायद कल के लिए दोबारा पेशी लगा दी है, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करने के जो अहकाम दिए हैं, अब उससे तमाम कानून को बुलडोज किया जाएगा। अब होगा क्या, निचली अदालत के ऊपर प्रेशर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो ट्रायल है वो मुकम्मल करके सजा या बरी किया जाए। अब जो नीचे वाले जज साहब हैं उन्हें ये पता है कि आईएसआई के कर्नल साहब उनके पास बैठे हैं, बरी तो वो कर नहीं सकते, देनी तो सजा ही पड़नी है। तो इन हालात के अंदर होगा क्या, इन हालात के अंदर अब होगा ये कि तमाम जाब्ते वायलेट किए जाएंगे। गवाहों के जो बयानात हैं, सबूत हैं, क्रॉस जो क्वेश्चनिंग है एविडेंस के ऊपर, उस सब की सब धड़न तख्ता की जाएगी और 3 महीने के अंदर कच्चा पक्का ये ट्रायल मुकम्मल करके लोगों को सजाएं दे दी जाएंगी। अब ये समझ से बाहर है कि क्या इस सारे जो ये पूरे का पूरा काम है, जिसके अंदर ना मुकदमा दर्ज करते हुए कानून का ख्याल किया गया, ना तफ्तीश करते हुए, ना ही ट्रायल के इनिशियल मराहल के अंदर, सब जगहों पर कानून को वायलेट किया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज इस्तेमाल किया गया है इसको लीगल कवर देने के लिए? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक लीगल कवर फ्राहम कर रही है और अगले 90 दिन के अंदर, आप 90 कह दिया, 180 दिन के अंदर, 180 नहीं बल्कि 90 दिन ही, 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके अहकाम पर नीचे ट्रायल कोर्ट जो है वो इन लोगों को जिबा करने जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि बजाय ये बात पूछने की कि आपने इस मुकदमे के अंदर बल्कि एक पैराग्राफ में तो अदालत ये भी लिखती है कि जो कोर्ट ने जमानत दी, उनके जमानत के फैसले में कई कानून के खिलाफ चीजें उन्हें या कई झोल नजर आते हैं। हैरत की बात है कि पता नहीं अफरीदी साहब की एक ऐनक का शीशा जो है वो दुरुस्त नहीं है या धुंधला है कि उन्हें जिन लोगों को जमानतें मिली उन्हें 15-15 बार गिरफ्तार किया गया, उन्हें वो क्यों नहीं नजर आ रहा था? उन्हें जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई दूसरी तरफ से वो नजर क्यों नहीं आ रही थी? उन्हें नजर आया तो सिर्फ ये कि जमानत देते हुए कहीं पर झोल था जो जमानत दी गई, तो आप जनाब वो झोल भी निकाल कर शौक पूरा कर लें। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक दफा फिर मायूस किया है और बजाय मजलूम साइलों को कोई उनकी दादरसी करने की, उन्हीं के ऊपर और प्रेशर डाल दिया है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी इक्वली डिस्टर्बिंग है और वो है अहमद नूरानी साहब के जो 2 भाई हैं, उनकी बाजियाबी के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी। अहमद नूरानी की बूढ़ी वालदा आज दोबारा अपने वकला के साथ वहां पहुंची और वहां अदालत के अंदर एक और तमाशा किया गया। तमाशा क्या किया गया? अदालत को आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि मैंने ये कमेटी बनाई, ये बनाई, ये बनाई, फिर मैं इधर गया, फिर कमेटी इधर गई, वो आड़ियां जाड़ियां है ना, वो बंदर की दरख्त के ऊपर जो आड़ियां जाड़ियां वाली बात है वो सारी एक्सप्लेन की गई। हमने जो है वो मोबाइल फ़ोन का डाटा देखा, सिग्नल देखे, आखिरी कॉल कहाँ हुई, आखिरी कॉल बहावलपुर में निकली, वो भी आपको इंटरेस्टिंग अब इनसाइड स्टोरी देते हैं कि बहावलपुर में आखिरी कॉल कैसे निकली। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं। वजारत दिफा ने, जाहिर है जो ISI, MI और तमाम एजेंसीज का जवाब देगा, उसने कहा जी हमारे इल्म में नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, दोनों हमने नहीं उठाए। अदालत तो जो जस्टिस मिनहास हैं वो हाल ही में जेन में रखिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगाए गए हैं, तो वो तो वही कहेंगे जो उन्हें मेजर साहब कहेंगे, शायद मेजर साहब भी नहीं, उससे भी नीचे वाले साहब हैं जो उन्हें इंस्ट्रक्शन देते होंगे। तो उन्होंने इस पर कोई इंस्ट्रक्शन आगे नहीं दी, तारीख आगे डाल दी। मतलब IG ने भी जमा मनफी 0 सवाल जवाब निकाला और वजारत दिफा ने भी कहा कि हमारे पास नहीं। अब कहानी क्या अदालत के अंदर बुनी गई? कहानी यह बुनी गई कि गालिबन ये कोई 18-19 के करीब इनको अगवा किया गया, 19 से लेकर 21 तक इनके मोबाइल फोन बंद रहे, 21 से 22 के दरमियान में इनके मोबाइल फोन जो हैं वो खुले और उन्होंने सिग्नल कैच किया बहावलपुर का। अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये उठाए गए थे इस्लामाबाद से और सिग्नल कैच किए हैं बहावलपुर के। आपको बाद में बताता हूं ये सारी ड्रामेबाजी क्या है, लेकिन अदालत को बताया गया कि क्योंकि आखिरी सिग्नल 22 और 23 मार्च के दौरान बहावलपुर में आए हैं, तो लग ये रहा है कि इन्हें किसी ने अगवा कर लिया, क्योंकि ये बहावलपुर इनका बैकग्राउंड है, आबाई इलाका है, तो कहीं किसी ने जाती दुश्मनी में इन्हें अगवा करके वहां ना ले गए हों। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जरा आगे चलते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि हुआ क्या। अब जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये सारा ट्रेल बनाने के लिए, क्योंकि अब कई मुकदमात को भुगत के ISI और MI भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, उन्होंने किया ये कि इनको अगवा किया और ये जाहिर है हतमी बात नहीं है, ये तज्जिया है हमारा, और उनको अगवा किया। अगवा करने के बाद जाहिर है उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद किए। फिर पता था कि अदालतें सवाल करेंगी, जवाब कोई ना कोई देना पड़ेगा, तो किसी ऑफिसर के, या ऑफिसर भी नहीं, किसी जूनियर के हाथ वो 2 मोबाइल दिए गए होंगे। उन बेचारों से मारपीट के उनके पासवर्ड उसी वक्त ले लिए गए होंगे और उसको आपके टैक्स के पैसे से चलते हुए पेट्रोल से या पे किए हुए पेट्रोल से उस गाड़ी में डाल के उनको भेजा गया होगा बहावलपुर, और उन्हें कहा होगा कि वहां आप 2-3 दिन जाकर किसी मेस में काम करें और फिर इन मोबाइलों को ऑन करके कभी इस नंबर पे, जो भी बीच में कॉन्टैक्ट नंबर हो, कभी इस नंबर पे कॉल कर दें, कभी आगे से बोले ना, आगे से बोले मत, सिर्फ वो फोन उठाएं, हेलो 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 करेंगे,
20, 25, 30 सेकंड गुजर जाएंगे। कई लोग होते हैं वो लंबा अरसा बंद नहीं करते आगे से फोन, तो बस 5, 7, 10 कॉलों का रिकॉर्ड जो है वो आप मुरतब कर लें, बस दैट्स ऑल। उसके बाद ये मोबाइल लेकर वापस आ जाएं। तो यही किया गया होगा और इन मोबाइल फोन्स को बहावलपुर के इलाके में जाकर इस्तेमाल करके रजिस्टर्ड कर दिया कि आखिरी लोकेशन उनकी ये निकली है। अब ये ध्यान में रखें कि वो अगवा हुए कोई 18-19 के करीब, 19 से लेके 21 तक उनके मोबाइल फोन बंद रहे। 21 से 23 के दौरान बहावलपुर में सिग्नल आए और उसके बाद वो फिर से बंद हो गए। अब पुलिस ने यह जवाब घड़ के दे दिया कि जनाब वो तो इस्लामाबाद में है ही नहीं, वो तो है ही बहावलपुर में। तो अब तफ्तीश का सारा रुख उस तरफ मुड़ जाएगा। तो अब आप बताएं कि जहां वो है ही नहीं, तफ्तीश उधर होती भी रहेगी। आईजी साहब ने बताया हमने सिंध में भी टीम भेज दी है, हमने इधर भी भेज दी है। कहीं टीम भेजने की जरूरत नहीं, वो इस्लामाबाद में ही है और सबको पता है कि वो या ISI के पास है या MI के पास है। लेकिन अदालत में यह हुआ। दूसरा पहलू आज इसका दर्दनाक था। दूसरा पहलू यह था कि जब अदालत ने ये सब चक्कर एक मां के साथ किया तो अहमद नूरानी की वालदा बिलक उठी। उन्होंने रोते हुए वहां पर कहा कि काश आज इस अदालत में जस्टिस भगवान दास जैसा कोई जज बैठा होता। तो मुझे उम्मीद है कि वो एक मां के साथ इंसाफ करता। बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने हम सबके इज्तमाई शऊर के ऊपर। हम सबको शऊर तभी याद आता है, हम सबको इखलाकियात तभी याद आती हैं जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो इंसानियत है, जो हमारे अंदर शऊर है, ज़मीर है, वो हतमी तौर पर तो नहीं मुर्दा होता ना कहीं जिंदा होता है। उसके ऊपर हम अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट, अपने फ़वाइद, बेहतर पोजीशन, ताल्लुकात, पर्क्स, उनका वजन लाद देते। जब हम उस पर वजन लाद देते हैं तो हमारा जो शऊर है, ज़मीर है, वो दब जाता है। इसलिए हम दौरान इक़्तिदार या दौरान पोजीशन या दौरान सर्विस कभी भी इखलाकियात के बारे में कोई बात नहीं करते और वही बात करते हैं जो उस वक्त का बादशाह या उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर साहब चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिटायर्ड होते हैं तो फिर गौहर अल्ताफ साहब हूं, हम बहुत ही मुतबर थे जाहिर है, या दूसरे आपको रिटायर्ड जनरल्स नजर आए, जजेस नजर आए, ब्यूरोक्रेट्स नजर आए, क्योंकि जाती ख्वाहिशात और वो जो पर्क्स और इंटरेस्ट होते हैं वो मिलना बंद हो जाते हैं या मिलने का चांस खत्म हो जाता है या वो वक्त निकल जाता है। तो वो वजन ऊपर से हटता है। तो जमीर तो हतमी तौर पर नहीं मारा जा सकता ना, जैसे रूह का कत्ल तो नहीं किया जा सकता। तो जमीर फिर लंबा सांस लेता है और फिर इंसान बात करना शुरू करता है। लेकिन उस वक्त बात करने का क्या फायदा है? बात करने का फायदा तो आज इन जज साहब, ये जो जस्टिस मिन्हास हैं, जिनसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है खैर, लेकिन बात करने का, जमीर की आवाज सुनने का वक्त तो आज है जब एक मां बिलक रही है। आज अहमद नूरानी की वालदा ने रोते हुए वहां से यह भी कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनमें से किसी की, जज साहब और दूसरे लोग जितने भी एजेंसीज वाले और दूसरे लोग, कि इनके बच्चों की जिंदगी को कुछ हो, इनके बच्चे मर जाए, मैं ये बद्दुआ नहीं दूंगी। लेकिन ये बद्दुआ जरूर देती हूं कि कोई इनके बच्चों के साथ भी ऐसे ही करे, उठा के लेकर जाए, अगवा करे, वो इनसे दूर रहें तो इनको पता चले कि एक मां की तकलीफ कैसे होती है। उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे बच्चों को खाना दिया गया है कि नहीं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहां पर हम कुरानी आयात सुनाते हैं और उनको सुनाकर कहते हैं कि आप हमारी अतात करें और पैरवी करें, लेकिन हमारे अपने हालात जो हैं वो इससे मत गए हुए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर कराची से, इक्वली डिस्टर्बिंग, और वो खबर सहाफ़ी फरहान मलिक साहब के बारे में। उनकी आज एक केस में शुक्र है जमानत हुई है। फरहान मलिक बहुत ही सीनियर और बहुत ही, मैं ये कहूंगा, मौसर सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और अब डिजिटल मीडिया के अंदर चंद मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन है, उनमें से एक फरहान मलिक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हुकूमत के दौरान जब हम हुकूमत में थे तो वो समा टीवी में थे, उनसे हमेशा बात होती थी, प्रोफेशनल बात होती थी, कई दफ़ा गिले भी होते थे उनके भी और हमारे भी, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म से हटके कोई बात या हरकत की हो। बहरहाल फरहान मलिक साहब के ऊपर आपको पता ही है कि इस टाइम चौधरी साहब नाराज हैं और उन्हें पकड़कर अंदर दिया हुआ है। एक तो पीका एक्ट के तहत मुकदमा बनाया था, उसमें आज जमानत हो गई है। दूसरा मुकदमा जो है वो जाली कॉल सेंटर का, मीन बिल्कुल ही एक ह्यूमिलिएटिंग एक नेचर का जो है वो मुकदमा बनाया गया, जिसका फरहान मलिक से कोई लेना देना नहीं। पर अभी वो उसे भुगत रहे हैं। उनकी टीम ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है, मेरी मुबारकबाद है अदालत के अंदर। फरहान मलिक के साथ भी मेरी तमाम तर दुआएं, उनके खानदान के लिए सताइश, डट के खड़े रहिए। कौम, पूरी की पूरी कौम को पता है कि फरहान मलिक एक मुहिब वतन है और असूलों पर खड़े होने वाले शख्स हैं। आज इस जमाने में जो असूलों पर कंप्रोमाइज करने वाला है उसे ओहदे भी मिलते हैं और उसे इज्जत भी मिलती है। जो असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा उससे ओहदा भी छीना जाएगा और इज्जत भी नीलाम की जाएगी। तो इसलिए फरहान मलिक के साथ जो हो रहा है सभी को पता है कि वो दुरुस्त रास्ते पर खड़े हैं। पूरी कौम का उनको और उनके खानदान को खराज तहसीन है। मुझे पता है फैमिली कई दफ़ा मुश्किल हालात में होती है और सोचती है कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, जैसे अहमद नूरानी भी सोचते होंगे कि मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। तो मैं नूरानी साहब को भी ये कहूंगा कि पूरी कौम को पता है कि दुरुस्त सिम्मत कौन खड़ा है, गलत सिम्मत कौन खड़ा है। आपको शायद लोग बता नहीं पाते, हमारे यहाँ एप्रिसिएशन का, रिकग्निशन का कल्चर ही नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसलिए आप ये समझिए कि शायद हमें बताना नहीं आता, लेकिन दिल में लोग जरूर सोचते हैं कि आप बहुत ही उम्दा और दलेर काम कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर खवातीन पर तशद्दुद हुआ है।
बालों से उन्हें खींचा गया है। हम सारी वीडियो आपको नहीं दिखा सकते तशद्दुद के बारे में, यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो बहुत मुख्तलिफ है वीडियोस दिखाने में, फिर वो फ्लैग हो जाती हैं और चौधरी साहब तो बैठे हैं हमें बंद करवाने के लिए। वो उन्होंने हज़ारों लोग बिठाए हुए हैं जो बार बार उन फ्लैग्ड जो वीडियोज़ होती हैं और जो वीडियोज़ ऐसी कोई भी चीज़ आती है उनको फ्लैग करते हैं, कंप्लेन करते हैं ताकि हमारे चैनल्स बंद करवाए जा सकें। आपको पता है हाल ही में मोहित पीरजादा साहब का एक चैनल बंद करवा दिया गया था, फिर वो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके उसको वापस रिवाइव किया गया। इसलिए वो वीडियोज़ आपके सामने नहीं रखेंगे, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग ये वहाँ पर या तो ये कुछ लोग कह रहे हैं सियालकोट एयरपोर्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है लाहौर एयरपोर्ट का वाक़या है। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर ख़वातीन पर ये तशद्दुद किया गया, उन्हें बालों से खींचा गया। खींचने वाली ज़्यादातर तो उसमें ख़वातीन एहलकार ही नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ मर्द हजरात भी उनकी मदद कर रहे हैं और बिल्कुल एक हसार बनाया हुआ है कि कोई उन ख़वातीन को छुड़वा ना सके। मारपीट हो रही है और ये अक्सर हमने लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर देखा है। वजूहात आप सबको पता है, पैसे मांगे जाते हैं लोगों से, सामान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो ममनुआ नहीं भी है वो भी है तो ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जाते हैं, लाइनों में लंबा खड़ा किया जाता है। कई दफ़ा इसमें कोई शक नहीं कि जो पैसेंजर होते हैं वो भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं और लड़ाई हो जाती है, उसको भी हैंडल करने के तरीके। ख़वातीन एयरपोर्ट्स वैसे ही आपका एक विजिबल फेस होता है। पूरी दुनिया अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी मेहनत करती है कि एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को जाए। हम उलट वहाँ पर रेसलिंग करते हैं, मजलूमों को मारते हैं, बाल खींचते हैं और अब आपको ना ही मरियम नवाज नजर आएगी जिनकी आखिरी लाइन है और ना मीन रेड लाइन है ख़वातीन पर तशद्दुद, और ना ही आर्मी चीफ जिन्होंने कहा था कि किसी के पास इस्तेहकाक नहीं है कि औरत को जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो उनसे छीनी जाए। अब एक फर्जी किस्म के बयान दिए जाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे जो एहलकार हैं, और 4 दिन बाद ये फिर बहाल हो जाएंगे और टाइम टाइम फिश। बहरहाल इसके साथ ही मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।